हाँ जी गाइस। परीक्षा, तनिषा, शगुन, प्लीज बेटा कैमरा ऑन करो जल्दी से। तनिषा और शगुन, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शगुन, शगुन आर यू देयर? आई थिंक दोबारा ज्वाइन करेगी। हाँ जी। ओके गाइस। सो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जितना अभी हमने किया था उसमें कोई डाउट? हमने पहला टॉपिक किया था इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। एनी डाउट ऑन दिस? वृंदा, अपनी, प्रथम, तनिषा, आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे? यस सर। यार मैं वीडियो अपलोड करना रह गया था मेरा, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी उस समय और फिर बाद में हो नहीं पाया। तो मैं अभी इस क्लास के बाद अपलोड करूंगा, तो उसके बाद देख लेना प्लीज। ठीक है? तो उसको सारा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एडवेंचर होते हैं और किस तरीके से उसमें हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है? चलो, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। टोटल 6 टॉपिक मैंने आपको बताए थे। हाँ वृंदा, पूछो बेटा। सर एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए, वो लमसम है क्या? मैं खोल लेता हूँ, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन नंबर 3 ए, क्या कहता है? पीनस लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार फॉर कैश पेबल इन फुल। लिखा है ना, पेबल इन फुल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा है। तो सर जब हमारी आगे की रिजेक्ट हुई है तो वो हम्म। हमारी ये वाली एंट्री बनेगी ना, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अप्लाइड या अलॉटेड टू अप्लाइड कहाँ से आ बैंक। गया? डिबेंचर अप्लाइड कौन सा होता है? सर लमसम है ना? अप्लाइड कौन सा होता है? अप्लाइड कौन सा अकाउंट होता है? डिबेंचर ओ अप्लाइड। अलॉटेड। पहली एंट्री बता, शुरू से बता। अब एक मैंने बार आगे का, लिखी एक और रुक है जा, आगे का बैंक भी पढ़ लो। अकाउंट। एक एक सेकंड रुक। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 60,000 डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटेड एंड एक्सेस मनी वाज रिफंडेड। हाँ, अब बोलो। मैंने बनाई है बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटेड टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होता है, एप्लीकेशन अलॉटेड नहीं होता है। अच्छा। अभी तक तो ये लिखा ही है, एप्लीकेशन अलॉटेड। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये देख सामने स्क्रीन पे। एप्लीकेशन अलॉटेड किसने लिखा है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा है। हाँ, और दूसरी एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर पहली वाली एप्लीकेशन एंड बनेगी, अलॉटमेंट। पहली वाली बनेगी 60 lakhs के हिसाब से। सेकेंड एंट्री बताओ। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर्स टू बैंक। हाँ जी, वापस करेंगे ना बाकी पैसा। अच्छा, तो डिबेंचर अरे एक्सपोर्शन वर्किंग डिबेंचर के नोट, साथ हम वर्किंग बैंक नोट, करें। वर्किंग नोट वैसे ही बनाओगे ना यार। ठीक है। जैसे वर्किंग नोट बनता था वहां पे, अप्लाई, ऑफर अप्लाइड अलॉटेड, ऑफर अप्लाइड अलॉटेड बनाया, फिर अप्लाइड और अलॉटेड का एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालो। और फिर उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का, क्योंकि ये रिजेक्टेड वाला केस है, तो इसलिए बैंक में जाएगा। ठीक है? और बताओ वृंदा। हाँ परीक्षा। सर फोर्थ क्वेश्चन में कैश बुक बनाना है तो कर लेना, या फिर वही वैसे पहले की तरह डबल डबल करके करना है? ना 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 ना, अब तो कैश बुक आती है आपको। अब तो आती है कैश बुक। भाई देखो, अब कैश बुक अगर वाला क्वेश्चन आता है तो नाउ यू नो हाउ टू प्रिपेयर अ कैश बुक। जैसा वहाँ कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। जो बैंक की एंट्रीज होंगी वो कैश बुक में जाएंगी, बाकी सारी एंट्रीज जनरल प्रॉपर में जाएंगी। ठीक है?
तो इसलिए कैश बुक वाला क्वेश्चन है, अब सीधा कैश बुक बनाओ। तब तो सिखाया नहीं था, इसलिए पहले आपको पूरी पूरी जर्नल एंट्रीज करा रहा था, अब जरूरत नहीं। हमने नाउ यू शुड डायरेक्टली प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर साइमल्टेनियसली। ठीक है, चलिए आगे। ओके, सो जस्ट अ क्विक लुक, टोटल टॉपिक्स क्या थे हमारे। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? प्रथम, अनम्यूट करो बेटा। यस सर। हाँ जी, स्क्रीन पे दिख रहे हैं टॉपिक आपको। यस सर। आज हैंड रेस कर तेरे साथ करते हैं डिस्कशन। खुश हो जाता है प्रथम, जैसे मैं कहता हूँ ना, आज तेरे साथ करते हैं डिस्कशन, अलग ही चमक आ जाती है चेहरे पे। हाँ जी, तो पहला टॉपिक हम कर चुके हैं, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। आज हम आगे करने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जो आपके ये वाले टॉपिक हैं, पहले दो टॉपिक, दीज आर एग्जैक्टली सेम एज दीज टॉपिक्स वर देयर इन शेयर। जो शेयर्स में थे टॉपिक, बिल्कुल डिट्टो वही सेम टॉपिक हैं हमारे डिबेंचर्स में, सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है। वो क्या एक्स्ट्रा है प्रथम? सर डिस्काउंट। डिस्काउंट का केस। ठीक है, सिर्फ डिस्काउंट का केस एक्स्ट्रा है। इशू ऑफ शेयर्स में डिस्काउंट नहीं होता था, इशू ऑफ डिबेंचर्स में डिस्काउंट भी है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक से। सेकंड टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, और मैं इसमें सिर्फ आपको डिस्काउंट का केस करा रहा हूँ। अगेन दिस इज सेम है शेयर। ठीक है, यानी हमने वहाँ कौन कौन से टॉपिक करे थे, इसमें सब टॉपिक क्या थे अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करें? सर परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ बिजनेस, इनकॉर्पोरेशन परचेज ऑफ, एक्सपेंसेस हाँ एक एक करके चलते और हैं। परचेज ऑफ एसेट, एसेट खरीदने का एक हमने सीखा था वहाँ पे, पर कि एसेट खरीद के बदले में शेयर देते हैं, या क्या होगा, एसेट खरीद रहे बदले में डिवेंचर दे रहे हैं। इसी तरीके से बिजनेस खरीद रहे हैं, परचेज ऑफ बिजनेस, बदले में शेयर देते थे, यहाँ पे बदले में डिवेंचर्स देंगे। उसके अलावा और क्या होता था, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस एंड अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये टोटल चार टॉपिक सीखे थे हमने इसके अंदर। वही चारों टॉपिक सेम डिट्टो, सारी चीजें सेम यहाँ पे भी आ सकती हैं, बस शेयर्स की जगह आप क्या दे रहे होगे, डिवेंचर दे रहे हो। तो बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन होगी जैसे वहां करी थी। सिर्फ एक केस एक्स्ट्रा है डिस्काउंट का, तो वो मैं डिस्काउंट का केस आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि अगर डिस्काउंट का केस आ जाता है तो कैसे करते हैं। देखो भाई, सपोज करो क्वेश्चन कहता है आपको, एक्स वाई जेड लिमिटेड परचेज a building for purchased a building from ABC Limited. Oops. हम्म, अरे बाप रे, क्या हो रहा है आज इसको। Just give me a second. XYZ Limited purchased the building from ABC Limited for rupees 10,000 and issued 9% debentures of rupees 100
each at rupees 90 each। ठीक है, प्रथम क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन में क्या है, आपने एक बिल्डिंग खरीदी 10,000 रुपए की और बदले में 9% डिवेंचर्स दिए। ये क्या है, 100 ईच जो लिखा है, और ये 90 ईच क्या है, जरा बता सकते हो? सर 100 नॉमिनल वैल्यू है और 90 इशू प्राइस। वेरी गुड। 100 रुपए का शेयर आप कितने पे दे रहे हो बदले में? 90 रुपए पे। सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है पहले? तो आपको याद होगा हमने वहाँ दो स्टेप सीखे थे। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होता था तो हम दो स्टेप्स में करते थे। पहला स्टेप क्या होता था? सर एंट्री बनानी है। हाँ, एंट्री के पूछ रहा हूँ, दो स्टेप्स क्या होते थे बेटा? सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम या वेंडर अकाउंट। तो यानी पहली एंट्री होती थी ड्यू की एंट्री। दो स्टेप्स क्या थे? पहले ड्यू करते थे फिर पे करते थे। ठीक है, तो पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे एंड देन फिर पेमेंट की करेंगे। सेम स्टेप्स यहाँ पे भी होगा, पहले आप ड्यू करोगे। हाँ जी, बताओ क्या एंट्री बनेगी बेटा? सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एबीसी आएगा या एक्सवाइजेड आएगा? एबीसी। हाँ जी, कितने लोग कहते हैं एबीसी आएगा? रेज योर हैंड, कितने लोग कहते हैं एबीसी आएगा? जो लोग कहते हैं एबीसी आएगा रेज योर हैंड, जो लोग कहते हैं एक्सवाइजेड आएगा गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी तनीषा, एबीसी आएगा एक्सवाइजेड आएगा? तनीषा, अनम्यूट करो बेटा। हाँ जी, क्या यस आएगा? सर एक्स वाई जेड। एक्सवाइजेड क्यों आएगा? क्या एक्सवाइजेड कौन है? किसका नाम आता है यहाँ पे? सर पार्टी नेम पार्टी कौन सी? इसने परचेज किया है। जिसने परचेज किया है। तो सपोज करो एक्सवाइज, हेलो, हाँ तनीषा, तो सपोज करो आप परचेज कर रहे हो तो आप अपनी बुक में अपना नाम लिखोगे? नो सर। फिर क्या हम अपनी बुक में कभी अपना नाम लिखते हैं? और ये नो। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। आप सारा कुछ ठीक करके आ जाओगे, क्या करके आ जाओगे? यहाँ पे एबीसी की जगह एक्सवाइजेड लिख के आ जाओगे। समझ आ रही है? यहाँ क्या आता है, जिसने खरीदा उसका नहीं, जिससे खरीदा है। वेंडर, वेंडर कौन होता था? वेंडर होता था जिससे आप उधार पे खरीदते हो। तो आप किससे खरीद रहे हो? एबीसी से। आप कौन हो? एक्स वाई जेड। किसकी बुक्स बन रही है? एक्स वाई जेड की। समझ आ रही है मेरी बात? तो एक्स वाई जेड की बुक्स बन रही है, वो एबीसी से खरीद रहा है, तो क्योंकि वो एबीसी से खरीद रहा है इसलिए अपनी बुक्स में एबीसी का नाम लिखेगा ना। क्लियर है? पक्का? 100%? तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एबीसी। अब अगर आप यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख के आ गए तो दोनों एंट्री गलत, जीरो मिलेगा। क्योंकि पहली में अगर आप बिल्डिंग टू एक्स वाई जेड, दूसरी में करोगे एक्स वाई जेड टू जो भी शेयर है डिवेंचर्स है, तो दोनों गलत हो गए। फिर सोचोगे यार, फिर कहोगे कि यार अकाउंट्स का बड़ा बेकार सब्जेक्ट है, ऐसा है वैसा है। तो इसलिए ध्यान रखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे हम गलतियां कर जाते हैं और फिर हम पूरे पूरे मार्क्स लूज कर जाते हैं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है वृंदा, कोई डाउट है या आंसर था वो? क्लियर हो गया। हाँ तो आंसर फिर समझ अपना, गए। हाँ तो अपना हैंड डाउन कर लेते हैं। हाँ जी, अमाउंट बताओ कितना आएगा प्रथम? 10,000। 10,000? ऐसे 10,000 बहुत ज्यादा है यार, 10 लाख कर देते हैं। 10,000 की बिल्डिंग कौन सी आती है? ये तो भी मुझे अजीब सा लग रहा है। वैसे तो 10 लाख में भी नहीं आती। ठीक है, हाँ जी, तो ये आ गया 10 लाख।
क्लियर है? अगली एंट्री क्या होती है इसके बाद? इसके बाद एंट्री आती है आपकी पेमेंट की। ABC लिमिटेड पेमेंट बोलो या फिर इशू ऑफ डिवेंचर्स बोलो। हाँ बेटा। ABC लिमिटेड डेबिट, उसके बाद डिस्काउंट डेबिट होएगा, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। क्योंकि आप 100 रुपए की चीज 90 में दे रहे हो तो इस केस में डिस्काउंट आएगा और डिस्काउंट डेबिट होता है। जैसे प्रीमियम आपका क्रेडिट होता था, डिस्काउंट डेबिट होता है, तो यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। आगे टू 9% डिवेंचर। टू 9% डिवेंचर्स। वेरी गुड। बताओ क्या करो? अब सर नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स। वही, नंबर ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलता था, फॉर्मूला बताओ। नेट कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। बताओ क्या लिखो। नेट कंसिडरेशन 10,000 होगी। 10 लाख मैंने जीरो बढ़ा दी थी। 10 लाख, 10 लाख अपॉन अपॉन 90। में 90 कितना आएगा ये? सर 11,111.11। कैलकुलेटर से कर रहा है तो जल्दी बता दे आगे कितने 1111 थे। ऐसे कुछ थे बेटे। कैलकुलेटर को बंद करके अपने हाथ से भी करना शुरू करो, बड़ी दिक्कत आने वाली है एग्जाम में। हम्म। हाँ जी। तो क्या करते थे ऐसे में जब डेसिमल होता था? इग्नोर। तो ये इग्नोर हो जाएगा। सारा सेम है देखो कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, कितने डिबेंचर हो गए? 11,111। बताओ एंट्री क्या बनेगी? अब 9% डिवेंचर में 11,111 पहले इंटू ऊपर से 100। चलना। ऊपर का बता दिया कर, ऊपर तो सेम ही आएगा ना। इसको तो यस लिख सर। लिया कर। ये तो 10 लाख एज इट इज आएगा। तीनों जगह सेम आता है। जहाँ खत्म किया था एबीसी लिमिटेड में, वहीं से तो एबीसी लिमिटेड शुरू होगा 10 लाख से। ठीक है। हाँ जी, अब बताओ 9% डिवेंचर में। 11,111 इंटू 100। वेरी गुड। तो ये कितना आ गया? और बताओ। अब उसमें बैलेंसिंग फिगर लिखनी है। बिल्कुल गलत। डिस्काउंट में बैलेंसिंग फिगर क्यों लिखोगे यार? आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं है। मतलब 11,111 इंटू 10। ये यही गड़बड़ करते हैं। इंटू 10। भाई 10 रुपए का डिस्काउंट है हर डिवेंचर पे और नंबर ऑफ डिवेंचर दे रखे हैं आपके पास। तो क्या आएगा यहाँ पे? बताओ। 0 लगाना है आगे। 1,11,000। आई बात समझ में? बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी यहाँ पे। आपके पास दे रखा है, प्रीमियम में भी हम ऐसे ही निकालते थे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो जरा डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है क्या? नो सर। कितने का फर्क आ रहा है? टेन का। तो 10 रुपीज का क्या करेंगे? सर +10 करना पड़ेगा। कहाँ पे प्लस? 9%। 9% नाइन डिवेंचर में। परसेंट डिवेंचर में। हाँ जी, क्या करेंगे 10 रुपीज का बाकी लोग? अब नहीं। बताओ भाई। सिर्फ बैठने से काम नहीं होगा। अरे अनम्यूट तो कर, बात तो कर। मैं सोच रही हूँ। हाँ हाँ, तो वो बता भी सकती है ये वाली बात कि सर मैं सोच रही हूँ, ऐसे बैठ गई हूँ बस। क्या होता है, 10 रुपए कहाँ जाएंगे? 10 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है? अगर लॉजिक सोचोगे तो याद आ जाएगा 10 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है।
पॉइंट के फिगर्स इग्नोर करिए। एग्जैक्टली पॉइंट के बाद की जो फिगर्स है उसको इग्नोर किया था इसलिए आ रहा है। तो कहाँ जाते हैं ये, क्या करते हैं इसका? आपको बताया था फ्रैक्शन में शेयर्स इशू नहीं कर सकते, इसी तरह फ्रैक्शन में डिवेंचर भी इशू नहीं कर सकते, इसलिए वो फ्रैक्शन को इग्नोर किया था। तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आएगा उसको क्या करेंगे? अब तो हिंट भी मिल गया यार। वृंदा बताएगी, चलो क्या करेंगे। सर मैं दो चीजों में कंफ्यूज हो रही हूँ, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। नहीं, दोनों गलत है बेटा। ना सिक्योरिटी प्रीमियम होगा ना कैपिटल रिजर्व होगा। भाई यहाँ पे कोई प्रीमियम में इशू कर रहे हैं हम? सिक्योरिटी प्रीमियम तो बात है जब प्रीमियम में इशू होता। और कैपिटल रिजर्व क्यों आएगा? किस चीज का गेन हो रहा है जो आप ट्रांसफर कर रहे हो? भाई आप सीधा लॉजिक समझोगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप। फिर इसका मतलब फोकस नहीं कर रहे लॉजिक पे, जो मैंने अभी बताया, जो अभी प्रथम ने बात बोली उसको आपने बोल तो सही दिया, लेकिन आपने फोकस नहीं किया। भाई आपने जो इग्नोर किया है उसकी वजह से 10 रुपए कम आ रहे हैं, यानी आप 10 रुपए के डिबेंचर कम दे रहे हो। 10 रुपए का डिबेंचर मैं दे नहीं सकता, क्योंकि 90 का कम से कम डिबेंचर लगा रहा हूँ मैं, तो 10 का तो दे ही नहीं सकता। तो 10 रुपए का करूंगा क्या? हाँ तनीषा। सर टू बैंक। टू बैंक? भाई वो कैश में देंगे ना। जब मैं डिवेंचर नहीं इशू कर सकता उस फ्रैक्शन का, तो क्या करते थे, बैलेंस जो होता था वो बैंक के थ्रू देते थे। याद आ रहा है? बैंक में ऐड करते थे प्रथम, डिबेंचर्स में ऐड नहीं करते, शेयर्स में ऐड नहीं करते थे। वहां पे कहाँ ऐड करते थे? बैंक में ऐड करते थे, कि अगर टू बैंक ऑलरेडी आ रहा होता था तो उसमें आप 10 रुपए और ऐड कर देते थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैंक 10 रुपीज। समझ आ रही है बात? तो भाई सबसे पहली चीज, अब देखो दो गलतियां हो जाती है अभी आप। पहली गलती, आप डिस्काउंट में बैलेंसिंग फिगर लिख रहे थे। अगर आप डिस्काउंट में बैलेंसिंग फिगर लिख देते तो आपकी एंट्री गलत हो जाती। आप 1,11,100 लिख देते इंस्टेड ऑफ 110, तो वही एंट्री गलत हो जाती। दूसरी गलती, आप अगर चलो 110 लिख भी दिया तो फिर आप 10 रुपए कहाँ लेके जा रहे थे, परसेंटेज डिवेंचर में। अरे परसेंटेज डिवेंचर तो नहीं ना बढ़ेगा, 10 रुपए की डिवेंचर इशू कर रहे हो क्या? समझ आ गई? गलती क्लियर हो गई? सबको क्लियर है ये पॉइंट? चल सकता हूँ आगे? किसी और को कोई डाउट? पक्का? ओके, चलो फिर लेट्स मूव अहेड। तो मैं आपको एक केस मैंने आपको करा दिया है डिस्काउंट का, ठीक है। तो डिस्काउंट के केस में देखो वैसे ही एंट्री है। अब ये मैंने एक किसका कराया आपका, एसेट परचेज का। सेम चीज बिल्कुल डिट्टो, सारा कुछ सेम हो जाएगा बिजनेस परचेज में भी। और आगे के जो दो और केसेस थे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और कौन सा था एक लास्ट केस आपका, अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है। बस क्या याद रखना है, फर्क क्या आएगा, शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिवेंचर आ जाएगा, और एक केस एक्स्ट्रा आ सकता है डिस्काउंट वाला। दिस इज दी ओनली डिफरेंस, बाकी सारी चीजें सेम है, डिट्टो सेम। ठीक है। वही दो स्टेप्स में एंट्री होगी, ड्यू और पेमेंट। चलो अब एक थर्ड टॉपिक करते हैं शुरू। मैंने आपको कहा था छोटे छोटे टॉपिक है, देख रहे हो 6 में से 2 टॉपिक खत्म। थर्ड टॉपिक पे आ गए हम। ठीक है। थर्ड टॉपिक समझते हैं जरा क्या है। थर्ड टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोई बता सकता है कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है? एनी आइडिया? हाँ वृंदा। सर जो लाइक जैसे हमने अगर लोन लिया है किसी से, तो हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है उसे जिससे हमने लोन लिया है। लाइक हम एसेट रख सकते हैं अपना कोई, जिससे जब हम लोन अपना वापस उसको पैसे दे तो हमें लाइक एज ए सिक्योरिटी, अगर हम लोन वापस नहीं दे पाए तो उसका वो एसेट हो जाए। हाँ तो तेरे माइंड में तो क्लियर था, लेकिन बताते बताते थोड़ा गुज हो गया, कुछ और कुछ हो गया है ना। समझ में आ गया, पर ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। देखो भाई, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है? जैसे वृंदा ने बताया कि अगर आप कोई लोन लेते हो, तो बैंक से अगर सपोज आप लोन ले रहे हो, तो लोन ऐसे ही थोड़ी ना दे देगा बैंक। बैंक क्या कहेगा भाई, कितने पैसे का लोन चाहिए, मान लो आप कहते हो 100 करोड़,
मैं अगर 100 करोड़ के लोन में आपको दूंगा, कल को आप रीपे नहीं कर पाए तो मुझे बदले में कुछ तो सिक्योरिटी रखवाओ। तो आप बदले में नॉर्मली क्या रखते हो, अपना कोई एसेट गिरवी रखते हो, जैसे बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, तो कुछ ना कुछ आप एसेट अपना गिरवी रखते हो, ताकि अगर कल को डिफॉल्ट हुआ, आप लोग अगर टाइम से पैसे नहीं दे पाए, तो ऐसे केस में वो बिल्डिंग उस बैंक की हो जाएगी, वो बैंक उस बिल्डिंग को बेचकर अपने पैसे रिकवर कर ले। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर हो गया? सो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। तो नॉर्मली तो क्या होता है, कोई एसेट गिरवी रखा जाता है। अब आप अगर अपने डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, डिबेंचर्स तो आपके लिए लाइबिलिटी एसेट थोड़ी ना, अगर आप टेक्निकली देखो, ठीक है, तो आप इसको एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू कर रहे हो। आप इसको कैसे कर रहे हो, एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू कर रहे हो। तो मैं लिख देता हूँ एडिशनल या सेकेंडरी सिक्योरिटी। सो कोलेटरल सिक्योरिटी यहाँ पे क्या मतलब है, एडिशनल या सेकेंडरी सिक्योरिटी। यानी इसका मतलब है आप कुछ ना कुछ एसेट तो गिरवी रख ही रहे होगे, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर्स भी देते। अब होगा क्या, सपोज करो आपने एक बिल्डिंग दी एज अ सिक्योरिटी, आपने डिफॉल्ट किया लोन रीपेमेंट में, तो बंदा क्या करेगा, जो बैंक होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, आपकी बिल्डिंग बेचेगा, बिल्डिंग बेच के कोशिश करेगा रिकवर करने की। अगर अगर आप जो आपने बिल्डिंग दी थी उसको बेच करके वो पूरे पैसे रिकवर नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में जो आपने सेकेंडरी सिक्योरिटी दी थी, अपने डिबेंचर्स इशू करके दिए थे उसको, वो उस डिबेंचर्स को आउटसाइड मार्केट में बेच करके वहां से भी पैसे ले सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ? लॉजिक समझ में आया डिबेंचर को एज अ सिक्योरिटी की तरह इशू करने का? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज क्या है आपकी, क्योंकि एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी है तो कुछ ना कोई एसेट आपका प्राइमरी सिक्योरिटी होगा। बैंक के पास जो पहले प्राइमरी सिक्योरिटी वो उसको बेचेगा, उसको बेचने के बाद अगर उसके पैसे रियलाइज हो जाते हैं तो बात खत्म। लेकिन अगर नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, वो फिर आपके डिबेंचर्स को भी मार्केट में बेचेगा और वहां से जो पैसे आएंगे उससे अपना लोन, जो भी उसका पैसे रह गए हैं वो रियलाइज करने की कोशिश करेगा। हाँ परीक्षा बताओ। सर डिबेंचर्स तो खुद हमने लोन लिया हुआ है उसका, तो वो कैसे? मार्केट में तो बिकते हैं ना बेटा। तो उनकी एक्चुअल इसीलिए तो पेमेंट कंपनी इसीलिए ही तो करेगी? वो तो तब करेगी ना जब उसका टाइम आएगा। जैसे सपोज डिवेंचर 10 साल के लिए इशू किए थे। एक और बात बता देता हूँ, आई डोंट रिमेम्बर मैंने बताया था कि नहीं। शेयर्स के केस में तो आपका शेयर जब इशू होता है तो जब कंपनी वाइंड अप होती है तभी उसकी रीपेमेंट होती है। लेकिन डिबेंचर्स के केस में एक नंबर ऑफ पीरियड होता है, एक फिक्स होता है नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स, कि आपने 10 साल के लिए डिवेंचर इशू की, तो 10 साल के बाद कंपनी को रीपे करना है। तो सेम चीज यहाँ होगी, बैंक क्या करेगी, उसको आउटसाइड मार्केट में बेचेगी, बाहर से पैसा ले लेगी स्टॉक मार्केट से। अब जिसके पास वो डिवेंचर होंगे वो 10 साल के बाद कंपनी के पास जाएंगे और कंपनी से पैसे ले लेंगे। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? हाँ जी, चल सकते हैं आगे। तो ये आपका टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसके अंदर स्टेप क्या हुए, सबसे पहले तो आपने एक लोन लिया होगा भाई, सबसे पहले तो लोन होगा तभी तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी की बात आएगी। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है एक्सिस बैंक से। प्रथम, अगर 5 लाख रुपए का लोन लिया है एक्सिस बैंक से तो क्या एंट्री बनेगी? सर लोन अकाउंट क्रेडिट होएगा। एंट्री बताना बेटा, डेबिट क्या होगा ये भी तो बता। आधी एंट्री बोल के क्या फायदा? बैंक अकाउंट डेबिट हाँ तो पूरी एंट्री बोलना, बैंक अकाउंट डेबिट। टू लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। अब लोन को मैं डिफाइन कर देता हूँ कौन सा लोन है। सपोज करो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक्सिस बैंक पे, तो मैं लिख देता हूँ 10% एक्सिस बैंक लोन अकाउंट। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? तो पहली एंट्री क्या हुई, जितने का आपने लोन लिया है, जितने का आपने लोन लिया। आर यू विद मी? सबको समझ में आ रहा है? चल सकता हूँ आगे? ठीक है। तो पहली एंट्री होगी जितने का आपने लोन लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट, और मैंने यहाँ 10% क्या लिखा है, जिस परसेंटेज का लोन था, जिससे लोन लिया एक्सेस, उसका नाम लिख दिया ताकि क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए कि किसके लिए। क्लियर हो गया गाइस? चल सकता हूँ आगे? ओके। सो पहली एंट्री तो होगी। अब इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसमें कहीं पे भी डिबेंचर्स की बात नहीं आ रही है।
कि आपने कुछ सिक्योरिटी दिया। अगर आप नॉर्मल पैरेलल से समझोगे, तो अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हो कोई भी किसी चीज की, तो वो तो सिर्फ एज अ यू नो क्या बोलते हैं, टेम्परेली आप उसको दे रहे हो, जब तक उसका अधिकार, उस सामने वाली पार्टी का अधिकार उस चीज के ऊपर तब तक नहीं आता जब तक आप डिफॉल्ट नहीं करते। तो सपोज करो आपने डिफॉल्ट ही नहीं किया, तो बिल्डिंग आपकी थी, आपकी है और आपकी ही रहेगी। आ रही है बात समझ में? बिल्डिंग आपकी थी, आपकी है और आपकी ही रहेगी। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट किया तभी तो बिल्डिंग सामने वाला बेच सकता है, अदरवाइज उसके पास कोई राइट नहीं है। सेम चीज डिवेंचर के ऊपर है। आप जो डिवेंचर्स अभी आप उसको दे रहे हो, वो डिवेंचर एक्चुअली देखा जाए तो अभी लाइव ही नहीं है। वो उनमें जान तब आएगी जब आपने डिफॉल्ट किया। जब आप डिफॉल्ट करोगे तब वो डिबेंचर बेच सकता है। वो भी तब बेच सकता है जब पहले प्राइमरी सिक्योरिटी बेच करके वहां से पैसा पूरी तरीके से रियलाइज नहीं होता। देन ओनली ही हैज द राइट टू सेल द डिबेंचर्स, और तभी वो डिबेंचर एक्टिव होंगे, तब तक वो एक्टिव नहीं है। आर यू विद मी? समझ आया? तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डिबेंचर। दो ऑप्शन है। पहला है कि हम कोई एंट्री ना करें। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन लिख के बता रहा हूँ। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वन, no entry is made for issue of debentures as collateral security। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि हम कोई भी एंट्री अपनी बुक्स में नहीं कर रहे, क्योंकि नॉर्मली अगर हम एज अ सिक्योरिटी दे रहे हैं तो अभी कोई ओनरशिप थोड़ी ना ट्रांसफर हो रही है किसी चीज की। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो क्या है, हम कोई एंट्री नहीं कर रहे। तो ऐसे केस में किस तरीके से देखेंगे? बाय द वे एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, जो पहली एंट्री हमने करी है लोन की, वो दोनों ही ऑप्शंस में कॉमन है। चाहे मैं डिबेंचर्स के लिए एंट्री कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लोन के लिए तो करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने पहले आपको लोन की एंट्री अलग दिखा दी है लिख करके। और अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड एंट्री की, कि क्या डिबेंचर के लिए भी कोई एंट्री होगी या नहीं होगी। समझ आ रहा है? तो पहला केस हो गया जिसमें हम डिबेंचर के लिए एंट्री नहीं कर रहे। और क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास क्या आ सकता है? क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड शो हाउ इट वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। शो हाउ इट वुड अपीयर इन दी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट आपने मेरे साथ अभी शेयर की नहीं करी। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा चैलेंज अभी आएगा क्योंकि आपने वो करी नहीं है, और बैलेंस शीट पूरी डिटेल जो बैलेंस शीट है वो आपकी आएगी आगे जाके नेक्स्ट बुक में। ठीक है, बुक नंबर 3 में। तो थोड़ा सा चैलेंज आएगा, अभी फिलहाल थोड़ा सा लगेगा कि हमें थोड़ा सा याद करना पड़ रहा है, बट दैट्स ओके। छोटा सा ही पार्ट है जो मुझे आपको लिख करके दिखाना है, तो लंबा चौड़ा नहीं है। तो इसलिए अगर अभी आपको टेक्निकली समझ नहीं भी आएगा बहुत ज्यादा कि क्या मैं लिख रहा हूँ हेडिंग्स वगैरह, देन इट इज ओके। ठीक है, चलो आगे चलते, मैं लिख के दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोलेगा पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो एंट्री मैंने आपको क्या बोला, पहली एंट्री तो आपने कर दी लोन की, लेकिन दूसरी तो कोई और एंट्री होगी नहीं। हम ये वाला ऑप्शन कौन सा लेके चल रहे हैं कि अगर हम कोई एंट्री नहीं कर रहे फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो ऐसे केस में जब आप बैलेंस शीट में दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, वो बना के दिखा रहा हूँ, उसको समझ लेते हैं। तो बैलेंस शीट, यहाँ पे आप लिखोगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ, और जो भी कंपनी का नाम होगा मैं फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ XYZ लिमिटेड। ठीक है, एज एट 31 मार्च 2020। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज, तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपका टी शेप में नहीं बनती है। ठीक है, यानी यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल नहीं बनाते हो, यहाँ पे वर्टिकल बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, यानी आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऊपर आते हैं, लाइबिलिटी ऊपर आएगी और एसेट नीचे आएंगे, लाइबिलिटी ऊपर और एसेट नीचे। वहां पहले क्या होता था, आप पार्टनरशिप वगैरह में क्या करते थे, लाइबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड पे और एसेट राइट हैंड साइड पे, ये होता था। यहाँ पे लाइबिलिटी ऊपर और एसेट नीचे। ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे, चिंता नहीं करो। ये सारी चीजें हम कहाँ करेंगे डिटेल में, बुक नंबर 3। ठीक है, और अभी मैं आपको जब बैलेंस शीट सिखाऊंगा, कंपनी जो कंपनी में भी एक अभी जो इशू ऑफ शेयर में भी आपका एक